एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और ये क्यों होता है? एंडोमेट्रियोसिस में इतना पेन क्यों होता है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की परेशानी क्यों होती है? और अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस है तो किस तरह से उसके पेन को कम किया जा सकता है और उसकी संतानहीनता का ट्रीटमेंट किया जा सकता है? मैं हूं डॉक्टर निशांत दीक्षित और आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, क्योंकि कई महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि ये उनके पेन अड्डवन का कारण होता है और ये उनमें संतानहीनता का कारण भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है, तो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है वो नॉर्मली मंथली ब्लीडिंग होता है और वो ब्लड जो है यूट्रस से बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं कि महिला को माहवारी आई है। पर अगर वही एंडोमेट्रियम जो कि नॉर्मली यूट्रस के अंदर होती है, वो यूट्रस के अंदर ना होके एक्टोपिक साइड से, मतलब अपने नेचुरल साइड पर ना होके यूट्रस के बाहर अगर स्थित है, जैसे कि ओवरी के ऊपर है, यूट्रस की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर है, इंटेस्टाइन के ऊपर है, रेक्टम पे है, या यूरिनरी ब्लैडर पे है, या लंग्स पे है, या स्किन पे है, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। जिस प्रकार यूट्रस के अंदर के एंडोमेट्रियम में मंथली साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है, उसी प्रकार एक टॉपिक साइड की जो एंडोमेट्रियम है वहां भी मंथली साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है, और वह ब्लीडिंग बॉडी के बाहर नहीं आ पाती है और वो ब्लड वहां इकट्ठा होता जाता है और प्रोग्रेसिवली जब हर महीने ब्लीडिंग होती है वो ब्लड इकट्ठा होता जाता है तो उसका कलर ब्राउन चॉकलेट कलर का हो जाता है और स्पेसिफिकली ओवरी के अंदर वह फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू होता है और एक शिस्ट का रूप लेता है और उसको चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उसका कलर जो है ब्राउन चॉकलेट कलर का होता है। अगर हम एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम की बात करें तो मेनली इसमें दो तरह के सिम्टम होते हैं, एक होता है पेन और दूसरा होता है हैवी ब्लीडिंग। मोस्टली जो पेन का टाइमिंग होता है वो अराउंड मेंस्ट्रुएशन होता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम में सिक्रेशन होता है ब्लड का वो ड्यूरिंग पीरियड साइकिल होता है। जो एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर होती है उसका ब्लड तो बॉडी के बाहर आ जाता है, पर जो एंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर होती है, एक्टोपिक साइड पे होती है, वहां पे जब ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट को पेन होता है। तो पेन वो ड्यूरिंग पीरियड्स हो सकता है, जो कि पीरियड के पहले शुरू हो सकता है, और कभी 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 पेशेंट को पीरियड के बाद तक वो प्रेजेंट रहता है। पेन कहाँ पे ज्यादा होगा वो निर्भर करता है कि एंडोमेट्रियोसिस कहाँ पे स्थित है। अगर एंडोमेट्रियोसिस पोस्टीरियर यूट्रस सरफेस पे है, ओवरी के ऊपर है, या यूट्रोसैकल लिगामेंट पे है, तो मोस्टली पेन जो है लोअर एब्डोमेन में होता है। अगर वह पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पे है तो पेशेंट को ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन हो सकता है। अगर वो यूरिनरी ब्लैडर पे है तो ड्यूरिंग पासिंग यूरिन पेशेंट को पेन हो सकता है, और अगर वो इंटेस्टाइन पे है तो मोशन पास करते हुए पेशेंट को पेन हो सकता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एंडोमेट्रियोसिस के साइज का और उसके पेन की सिवेरिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। कभी कभी एक बड़े साइज का एंडोमेट्रियोसिस भी बहुत ही कम पेन का कारण हो सकता है, या कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस अगर एकदम स्मॉल है तो उसके अंदर भी सीवियर पेन हो सकता है। कई टाइम एंडोमेट्रियोसिस एज ए साइलेंट डिजीज भी प्रेजेंट करता है, अर्थात उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। पेशेंट मेनली इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेके डॉक्टर के पास आता है, और जब इनफर्टिलिटी का नॉर्मल इवेल्युएशन किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है। अगर हम बात करें कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ये मेनली डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की मेन कंप्लेंट क्या है। क्या वो पेशेंट पेन की वजह से डॉक्टर के पास आया है, या वो पेशेंट इनफर्टिलिटी के इश्यू की वजह से डॉक्टर के पास आया है। अगर पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मेनली पेन है तो उसके अंदर हम पेशेंट को पेन किलर दे सकते हैं, हार्मोन की मेडिसिन दे सकते हैं। उसमें कई पेशेंट को इनसे आराम मिल जाता है, पर अगर पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद भी आराम नहीं मिलता है तो उस पेशेंट में हमें दूरबीन के ऑपरेशन की, लेप्रोस्कोपी की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर हम वो एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट को ट्रेन करके उसको एक्सरसाइज करते हैं, सिस्ट वॉल को, जो भी एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट पेल्विस के अंदर उनको हम फर्कुलेट करके हम क्लियर करते हैं बॉडी से। और अगर पेशेंट की मेन कंप्लेंट इनफर्टिलिटी है, उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, वो चाहता है कि आगे प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो उसका ट्रीटमेंट मेनली तीन बातों पर डिपेंड करता है कि उस एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग क्या है, उस फीमेल पार्टनर की एज कितनी है, और उस महिला का ओवेरियन रिजर्व कितना है। ग्रेडिंग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होता है। इसमें ग्रेड 1 जो होता है वो मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस होता है, ग्रेड 2 माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस होता है, ग्रेड 3 इज मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस एंड ग्रेड 4 इज सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को हम लेप्रोस्कोपी के ऊपर डायग्नोस करते हैं, और सिस्ट वॉल को एक्सरसाइज करने के बाद, स्पॉट्स को फल्गुलेट करने के बाद उस पेशेंट को हम ओवुलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर हम आईयूआई ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और अगर पेशेंट की ग्रेडिंग ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, मतलब
मॉडरेट टू सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है तो उस केस के अंदर मोस्टली हमें आईवीएफ की आवश्यकता पड़ती है अगर फीमेल पार्टनर की एज 33-34 साल से ज़्यादा है और उसका ओवरियन रिजर्व कम है। तो हमें एक चीज़ को समझना है कि ओवरियन की एंडोमेट्रियोसिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज, कि जब तक उस महिला को पीरियड्स आएंगे तब तक वो एंडोमेट्रियोसिस जो है उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो ब्लीडिंग, साइक्लिकल ब्लीडिंग प्रोग्रेसिव होती है, हर महीने वो होती है जब तक कि उसको मेनोपॉज ना आ जाए। और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से उस महिला के एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब संख्या गुणवत्ता दोनों पे नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हैं, जैसे कि उसको पेन एब्डोमेन है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन है या हैवी ब्लीडिंग है, तो उस पेशेंट को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और ये क्लियर करना चाहिए कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। और अगर उसको एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट अगर शुरू किया जाएगा तो पेशेंट के प्रेगनेंसी होने की संभावना बेटर रहती है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसको कंप्लीटली क्योर करना संभव नहीं है, वी कैन कंट्रोल इट बिफोर मेनोपॉज। अगर आपको डॉक्टर ने एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी एडवाइस की है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पहला, कि 70% केसेस के अंदर सर्जरी के बाद भी एंडोमेट्रियोसिस रिकर होता है, उसका रिकरेंस होता है। बेस्ट डॉक्टर अगर बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर भी सर्जरी करेगा तब भी 70% रिकरेंस के चांसेस होते हैं। नंबर 2, जब भी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी की जाती है तो सिस्ट वॉल के साथ साथ नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू भी निकलता है, जिस वजह से उस पेशेंट के ओवेरियन रिजर्व कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सर्जरी करिए। राइट केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमारे सेंटर पे 2 कंडीशंस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी एडवाइस करते हैं। पहला, कि अगर पेशेंट को इंट्रैक्टेबल पेन है, मतलब उस पेशेंट को मेडिसिन से फायदा नहीं हो रहा है, उसको इंजेक्टेबल पेन किलर देने के बाद भी अगर पेन कम नहीं हो रहा तो उसको लेप्रोस्कोपी से सिस्ट को, चॉकलेट सिस्ट को रिमूव करते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट का हमने आईवीएफ प्लान किया है और वो चॉकलेट सिस्ट ओवम पिकअप के रास्ते में आ रही है तो उस केसेस के अंदर हम उस सिस्ट को रिमूव करना प्रेफर करते हैं लेप्रोस्कोपी की सहायता से। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी के बाद जो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स होते हैं वो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो रिकरेंस होता है वो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर ही होता है। तो इसलिए पोस्ट सर्जरी टाइम के अंदर जो भी हम ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे आईयूआई का है, चाहे आईवीएफ का है, वो अगर हम नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर लेंगे तो वो ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट टाइम होता है। और अगर पेशेंट कंसीव होता है तो ये ऑब्जर्वेशन है कि 50 to 80% के अंदर जो एंडोमेट्रियोसिस होता है वो क्योर हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कई महिलाएं जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है उनको ये पता नहीं होता कि किस तरह से ट्रीटमेंट लेना है, किस तरह से इसको लेके आगे बढ़ना है। अगर उनको ये वीडियो अगर वो लोग देखेंगे तो उनको इसमें काफ़ी हेल्प होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे। अगर आपको लगता है कि कोई आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर चाहिए या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा।